तो आज पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यानी आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो स्थिर है यानी रेस्ट में है तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, क्या वो काम करता है, क्या वो बल लगाता है दूसरे चार्जों पर, दूसरे आवेशों पर, इसके बारे में पढ़ना है हमको। शुरुआत इसकी डेफिनेशन से करते हैं हम। जैसे कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे होना चाहिए, यानी आवेश जो होता है वो स्थिर होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, गति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे इस बात को? इसी के ऊपर हम अध्ययन कर पाते हैं इन चीजों का। भौतिकी वह शाखा है जिसमें स्थिर विराम अवस्था में विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, यानी आवेशों का अध्ययन किया जाए, पर स्थिर होना चाहिए, यानी रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है आगे? बोले इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फोर्स वगैरह दे रहे हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, उसमें जो सबसे छोटी चीज होती है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सारी चीजें यहां से शुरू होते हैं, सारी चीजें आवेश से शुरू होती हैं। चाहे वो विद्युत धारा हो, जो करंट बहता है हमारे तारों में, वो कहां से? चार्जों से निकल के बहता है। समझे इस बात को? ये सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी यहां से चीजें शुरू होती हैं, यहां से चीजें शुरू होती हैं। चाहे उनको फोर्स देना हो, फोर्स का मतलब क्या है? बोले बल। जब एक चार्ज यहां पर, एक आवेश यहां पर बैठा होगा रेस्ट में, दूसरा यहां बैठा होगा, तो एक दूसरे पर वो बल लगाएंगे। या तो वो अपोजिट के होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। या वो नेगेटिव और नेगेटिव होंगे, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, यानी सेम चार्ज के होंगे, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को इधर उधर खींचेंगे, इधर उधर फेंकेंगे। तो ये होता है वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम विद्युतीय बल बोलते हैं, विद्युत बल। तो इसको लगाया जाता है। अब ये पास खींचेगा या दूर भेजेगा, ये डिपेंड करता है उनके चार्ज पर, कि वो प्लस के हैं या माइनस के हैं। और इसका फॉर्मूला भी होता है। जनरली फॉर्मूला तो ये था, हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, यानी विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो हम 11वीं में पढ़ते हैं, I बराबर Q अपॉन T, हम ये पढ़ते हैं। तो जब हमको Q की वैल्यू चाहिए जो कि आवेश है, और यहां पर ये I क्या है? ये है विद्युत धारा। और T क्या है? समय। तो जब हमें Q की वैल्यू चाहिए तो Q का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? I इंटू टी, और वही इनने लिखा हुआ है। शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी पढ़ने की, कि विद्युत धारा का क्या होता है फॉर्मूला, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और वहां से हमने वही फॉर्मूला निकाल लिया चार्ज का भी। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये पुराना ही फॉर्मूला है जो तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस उसको चेंज कर दिया गया है। क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना है? पूछ। पढ़ाई का ध्यान नहीं रखना, नोट्स का ध्यान रखना है। पढ़ा तुमने पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन वाला? हाँ, उससे पहले के भी क्लासेस देख लेना, जिससे वो कंफ्यूजन ना हो, फिर उसके बाद में पेपर लगाना। ठीक है? अब ये क्या है? यूनिट्स होती हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो अपना पिछला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन में, क्या बताया गया था कि फोर्स है, जैसे फोर्स की दो यूनिट होती हैं, एक तो न्यूटन जो साइंटिस्ट ने दी, और दूसरी जो हमने निकाली फॉर्मूले के थ्रू। तुम भी इधर आ जाओ। फॉर्मूले के थ्रू हमने निकाली थी, कौन सी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये हमने निकाली थी फॉर्मूले से? याद है कि नहीं है बेटा? हाँ, मास इनटू एक्सीलरेशन था। एक्सीलरेशन की थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की होती है किलोग्राम, यानी मास को किस में नापते हैं? केजी में। किस में मापते हैं उसको? केजी में। तो ये उसका मात्रक आ गया था, और ये जो साइंटिस्ट के द्वारा दी जाती है, ऐसी दो यूनिट्स होती हैं। समझे इस बात को? अब ये होती है एमकेएस में। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि एमकेएस और सीजीएस क्या होता है। एमकेएस का मतलब जिसमें द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में नापा जाता है, और दूरी मीटर में, और समय सेकंड में। किलोग्राम मीटर सेकंड, ये होता है एमकेएस। एक और होता है सीजीएस, इसे थोड़ा हल्का वाला, दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं, ग्राम में द्रव्यमान को यानी मास को,
और सेकेंड्स में टाइम को। अब इसके हिसाब से यूनिट्स ये बन रही हैं, तो इसके हिसाब से यूनिट्स अलग बनेंगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब तुमने पहले मीटर इस्तेमाल कर रहे थे, अब क्या इस्तेमाल कर रहे हो? सेंटीमीटर। पहले किलोग्राम इस्तेमाल कर रहे थे, अब ग्राम इस्तेमाल कर रहे हो। और पहले जो सेकंड इस्तेमाल कर रहे थे, अब क्या इस्तेमाल कर रहे हो? अभी भी सेकंड है, पर मीटर और किलोग्राम में तो अंतर आया। तो उसी हिसाब से इस यूनिट का भी देखो, ये पूरी जो थी ना, ये इसकी थी एमकेएस की। अगर मैं सीजीएस की निकालना चाहता तो मैं किलोग्राम को किस में चेंज कर देता? ग्राम में। और मीटर को, बोले मीटर तो यहाँ क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर में चेंज हो जाता मीटर। और सेकंड, बोले सेकंड तो वही रहेगा। ये देखो, सेकंड यहां पर भी है, सेकंड यहां पर भी है। ये जो पुरानी बातें हैं जो अभी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा रिवीजन करने के लिए। सबको याद आ रहा है? तुम क्लासेस लेना पुरानी, तब तुम्हें भी समझ में आएगी ये चीजें। ठीक है? कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है इसमें? बस यही चीज हमको यहां शुरू करनी है। कैसे? बोले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो आई क्या था यहां पर? एम्पेयर, और टी होता है सेकेंड। तो ये आ गई थी एम्पेयर पर सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड। समझे कैसे बनी ये यूनिट? बस आई की एम्पेयर होती है। ये तुम्हें जो 7 क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखवाया था, मौलिक भौतिक राशियों में लिखवाया था, मूल भौतिक राशियों में। वही 7 में से एक है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, और टाइम का लिखवा दिया। तो ये यूनिट तो हो गई तुम्हारी। और इसको जो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है, उसके मात्रक के लिए इसको बोला गया कूलम। क्या लिखा गया? कूलम। समझे? ये दो नाम हो गए इसके। जैसे फोर्स के होते हैं न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे इसके हैं। एक तो एम्पेयर सेकंड है, एक कूलम है, दो यूनिट है इसकी। पर ये पूरी की पूरी एमकेएस में। हम्म चार्ज की होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इतना चार्ज वो कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन। वो आएगा अभी नीचे, सब लिखवाया है तुम्हें, सब लिखवाएंगे तुम्हें। तो ये तो एमकेएस की बात हो गई। सीजीएस में भी निकालनी पड़ेगी। अब सीजीएस में इस कूलम को हम बोल देते हैं स्टेट कूलम। क्या बोल देते हैं? बस स्टेट कूलम। और कुछ नहीं होता। एमकेएस में जो मेन यूनिट है, इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं। तुमसे यही पूछता है बार बार कि एसआई यूनिट बताओ, तो वो एमकेएस यूनिट ही एसआई यूनिट होती है। उसमें लिखे हैं एम्पेयर सेकंड, बिल्कुल एम्पेयर सेकंड होगी एसआई यूनिट, वो एमकेएस ही होती है। सीजीएस में तुमसे अलग से पूछेगा कि सीजीएस में बताओ, तो बोलो स्टेट कूलम। कौन सी होती है इसमें? स्टेट कूलम। हाँ, स्टेट कूलम। अब इसमें अंतर भी होता है। बोले ये वाली बड़ी होती है, ये वाली छोटी होती है। तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है? ये लिखा हुआ है स्टेट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। समझे? इस बात को कन्वर्ट करना आना चाहिए, कभी पूछ लेगा वो। एक आध न्यूमेरिकल ऐसे ही आ जाते हैं यूनिट कन्वर्जन पे, तो तुम्हें याद रहनी चाहिए कि 3 × 10⁹ होता है, मैं स्टेट कूलम से कूलम में हल चेंज कर दूंगा। ये पता होना चाहिए तुमको। ठीक है? याद रखना इसको। और विमा क्या होगी वो तो हम पढ़ के आए, यानी डायमेंशन। एम्पेयर को क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। और टाइम के लिए, टाइम के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। तो इसके लिए कैपिटल टी। तो ये बन गई इसकी विमा, यानी डायमेंशन यूनिट, ए टी। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं है? ओके बेटा। इसमें जो ईएसयू लिखा हुआ है ना, इसमें जो ईएसयू लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्टेट कूलम को ही बोलते हैं। तुम स्टेट कूलम बोल दोगे तो भी चल जाएगा। ईएसयू शॉर्ट फॉर्म लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, जो कि इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल,
ढीले कर दे। अब चार्ज दो तरह का होता है, आवेश दो तरह का होता है। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अब कोई चार्ज पॉजिटिव कैसे बना? उसने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे होंगे तभी वो पॉजिटिव बना होगा। यही बात ये यहां पर कहते हैं कि अ बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन देना। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है तब वो कैसी बन जाती है? धनवेशित या फिर धनावेश, तभी बनेगी। मुझसे अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे मेरी बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का जाना आना निर्भर करता है कि कैसा होगा चार्ज, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बोले नेगेटिविटी छोड़ रही है बॉडी को, अब तुम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, अब तुम अच्छी चीजों की तरफ जा रहे हो, क्योंकि नेगेटिविटी छोड़ रही है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। और अगर नेगेटिविटी आ रही है तो तुम नेगेटिव, तो तुम कैसे बन रहे हो? नेगेटिव बन रहे हो। नेगेटिविटी छोड़ के जाएगी तो तुम पॉजिटिव बनोगे, और नेगेटिविटी आएगी तो तुम कैसे बन जाओगे? नेगेटिव। यही चीज यहां लिखी हुई है, अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब लेना, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, गेन। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो ऋणवेशित बन जाती है, ऋणावेशित। समझे इस बात को? वही चीज यहां लिखी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। ये लिखा गया है द्रव्यमान में थोड़ी कमी हो जाती है। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो होगी। देखो जो किसी भी चीज का मास बना होता है ना, द्रव्यमान बना होता है, जैसे हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो वो किससे मिलके बनता है? बोले उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके। इलेक्ट्रॉन का कभी कोई हेल्प नहीं होती मास बनाने में। इलेक्ट्रॉन के पास भी वजन होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, पर जब पूरे एटम का, पूरे परमाणु का अगर पूछा जाता है कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं दोनों, और जो मास बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन जो आसपास अराउंड अराउंड घूमते हैं ना, ये इनसे मिलके नहीं बनता है। ध्यान रखना इस बात को। जब भी किसी परमाणु का पूछा जाए द्रव्यमान कैसे निकलता है और क्या उसके अंदर होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का टोटल होता है वो, कभी कभी भी इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल मास होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको नहीं लेते। हाँ, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये होता है न्यूक्लियस। ये हो गया परमाणु, एटम, और उसके अंदर ये बीच में जो है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों चीजें होती है, प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, और मास सिर्फ इससे मिलके बनता है। समझे? अब न्यूक्लियस कितना छोटा होता है ये तो तुम्हें बाद में ही बताएंगे जब चीज आएगी। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मतलब कुछ तो कम हो रहा है बॉडी से, कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बॉडी थोड़ी हल्की होगी, है ना? तुम्हारी बॉडी में सामान भरा हुआ है, जेबों में तुमने सब कुछ रख रखा है, अब तुम थोड़ा थोड़ा निकालोगे जेबों से तो तुम्हारी बॉडी हल्की होती जाएगी, तुम्हारा वेट कम होता जाएगा। ऐसे ही है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, क्षय मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जाना, कमी होना, तो उसकी वजह से द्रव्यमान में भी कमी देखी जाती है। सूक्ष्म कमी, बहुत छोटी, स्लाइटली डिक्रीज, बहुत कम। और यहां पर थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बहुत छोटा, क्योंकि उनका मास ही बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको लेते भी नहीं है। पर जा रहा है आ रहा है तो एक अंतर तो पड़ेगा, इसीलिए उनका लिखा गया है यहां पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे तुम बालों से रब करो, किसको? स्केल को या फिर कंघे को, तो क्या होगा ना, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण क्रिएट हो जाता है, एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना? और उसकी वजह से वो लोग चिपकने की कोशिश करते हैं आपस में। तुम्हें इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये चार्ज इतना भी स्ट्रांग नहीं होता, ये इतना बलशाली नहीं होता कि अगर ज्यादा बलशाली होगा तो चिपका देगा बिल्कुल। तुमने सोलेनॉइड पढ़ा है कभी? सोलेनॉइड होता क्या है? एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक कील या फिर एक रॉड ले लो, उसके ऊपर उसको तार को रैप कर दिया जाता है ना, फिर उस तार में करंट छोड़ा जाता है। तो ये तार, ये जो लोहे की रॉड है ना, ये मैग्नेट की तरह काम करती है, ये किसी भी लोहे को चिपकाने का काम करती है और चिपक जाए। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है बार बार, इसमें रबिंग हो रही है, रबिंग तो नहीं हो रही है पर फ्लो हो रहा है बार बार, फ्लो होने की वजह से ये मैग्नेट का काम करती है। और तुम्हें थोड़ा करंट ज्यादा देना पड़ेगा इस चीज को देखने के लिए। तो ये सोलेनॉइड होता है, ये तुम पढ़ोगे आगे, 11th वाले तो पढ़ोगे बिल्कुल, 12th वालों ने तो पढ़ा होगा। हाँ, मैग्नेट बन जाती है,
पर वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ बनेगी। तुम छूना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगी तुमको। अगर करंट फ्लो नहीं करवाओगे तो वो नहीं रहेगी, फिर वो मेटल रॉड है, तार बार निकाल देंगे। जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक मैग्नेट की तरह काम करती है वो, पर कनेक्शन हाई चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा करंट चाहिए, यही बताया जाता है। अब यहाँ क्या, यहाँ रबिंग हो रही है, रगड़ रहे हैं अपन, जैसे स्केल रगड़ते हैं फिर वो पेजों के टुकड़ों पे, है ना। तो वो क्या अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पर प्लस चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, ये चिपक रहे हैं आपस में। ऐसे ही होता है आकर्षण और दूर जाना, विपरीत जाना, है ना। यहां पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, कांच की छड़ ले ली अपन ने, ग्लास रॉड, और ऊनी कपड़े को ले लिया, उन दोनों को रगड़ा, तो कांच की छड़ पर धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, क्या किया बेटा, लिए, तभी उस पर पॉजिटिव आ रहा है ना। ये क्या लिखा है यहां पर, जब पॉजिटिव कब होगा, जब देता है वो खोता है, दिए हैं। समझ नहीं रहे हो बातों को, यहीं के यहीं, अगले टर्न तक क्या याद रहेगा तुम्हें, यहीं से नहीं समझ, ध्यान रखना है ना। और वो ऊनी कपड़ा, उसका क्या होगा, बोले उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है ना। हाँ, तुम्हारा नाम नहीं याद मुझको, हाँ, विवेक, ठीक है। समझे, ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे क्लास की रॉड लेना और उसको ऊनी कपड़े से रब करना, तो तुम्हें दिखेगा उसके जो रेशे होंगे वो चिपकने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो। मूल नियम किसका, स्थिर वैद्युतिक, ये बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मूल नियम होते हैं कुछ, कैसे, बोले प्लस प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, बोले अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे, कि एक दूसरे की तरफ जाएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर सेम चार्ज होगा यानी कि आवेश सेम होगा तो दूर दूर जाएंगे, और आवेश उल्टा होगा तो एक पर प्लस का एक पर माइनस का, तो क्या होगा सौरभ, आवेश अगर उल्टा होगा, एक पर, एक बॉडी पर प्लस का चार्ज है एक बॉडी पर माइनस का चार्ज है, तो ये दोनों चुपकेंगे या दूर दूर जाएंगे, चुपकेंगे। बढ़िया, यही चीज बोल रहा है कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। ये पढ़ा है तुमने, सजातीय विजातीय, मैंने ये वर्ड कभी सुना ही नहीं। तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये बात समझ में आई बेटा तुमको, हाँ, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। अब ये देखो, ये द्रव्यमान दिया गया है और आवेश दिया गया है, किस पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या, एक परमाणु के अंदर होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर तुम्हें प्रोटॉन मिलेगा जो प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन मिलेगा जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस का होता ना माइनस का, बिल्कुल अलग रहता है। और आसपास कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये एक संरचना है किसकी, परमाणु की, एटम की, ऐसा दिखता है वो अंदर से। अब इसके बारे में बताया गया, बोले इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। देखो प्रोटॉन पर भी उतना ही होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज को किसमें नापते हैं, कूलम में। अभी अभी देखा उसकी मात्रा क्या होती है, कूलम यूनिट, कूलम, कूलम, सब एक ही चीज है। मैं रवि और सनी तो बोल नहीं रहा, सब एक ही चीज है ना। सी मतलब कूलम या कूलम। तो माइनस का कहां है प्लस का कहां है, क्योंकि प्रोटॉन की बात चल रही है तो प्लस का है, और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो माइनस का, लिखना माइनस के साथ ही उसको, है ना। और यहाँ क्या है, द्रव्यमान। अब इसकी बात कर ले न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रॉन पर ना प्लस का चार्ज होता है ना माइनस का, उस पर चार्ज ही नहीं होता, उस पर आवेश नहीं होता, वो जीरो होता है एकदम। वो सिर्फ वजन बढ़ाने का काम करता है, वो एटम का वजन बढ़ाएगा, परमाणु का वजन बढ़ाएगा, और उसका कोई काम नहीं। अब ये संरचना ही ऐसी है, हम क्या हटा दें उसको, हम एटम नहीं देख सकते, हटाने की बात उसके अंदर से कुछ हटाना है, हम देख नहीं पाते जिस चीज को, उसके अंदर से क्या हटा देंगे, है ना। और तुम किस किस एटम के अंदर से हटाओगे, हर चीज तो एटम से बनी है। तो देखो इधर, ये क्या है, यहां पर लिखा है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg
क्योंकि द्रव्यमान को तो किलोग्राम में ही रखते हैं, ऐसा यूनिट उसकी किलोग्राम ही होती है एमकेएस के थ्रू। और प्रोटॉन पर कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नकुल बात नहीं करो। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। तो तुम्हें ये दोनों चीजें समान मिल रही हैं, इधर ये दोनों चीजें समान मिल रही। मास नहीं रहता न्यूट्रल, चार्ज न्यूट्रल रहता है उसका। वजन तो उसमें होगा, तभी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन मिलाकर परमाणु का वजन बनता है, यानी एटम का वजन बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलाकर। हाँ, यही चार्ज का यूज किया जाता है। समझे इस बात को? हमारा शुरुआत यहां से होती है कि चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड रहता है। इसका मतलब क्या है कि आवेश के पास द्रव्यमान तो हो गई होगा। मतलब कहने का सिंपल सिंपल ये है कि कोई भी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है या फिर दुनिया में है, जो तुम्हें दिख रही है, उस पर तो कुछ ना कुछ वजन तो हो गई होगा उसका, कुछ ना कुछ उसका मास होता ही है, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता ही है। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि कितने पदार्थ उस चीज पर बैठे हुए हैं, कितना मैटर उसको सराउंड कर रहा है, कितना मैटर उसके पास है, यही होता है उसका मास। तो ये तो हो गई होगा। और जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो एग्जिस्ट करती है, जो है इस दुनिया में, उन सब पर कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा उस पर, है ना? वही चीज यहां पर बोली गई है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से के साथ जुड़ा होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है, यानी कि चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा होगा। जिसका मास होगा उस पर चार्ज भी होगा। बिना आवेश के, द्रव्यमान के बिना आवेश की अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि जिसका वजन नहीं होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे पा रहे हो इस चीजों को? एक छोटी जो होती है ना पेंसिल पॉइंट, ये पॉइंट होता है, ये भी बिल्कुल छोटी चीज है, पर ये भी एग्जिस्ट करती है, यानी इसका भी कुछ ना कुछ मास है, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो है। भले ही वो किलोग्राम में ना हो, ग्राम में ना हो, मिलीग्राम में ना हो, और कम में हो, पर होगा, क्योंकि ये है इस दुनिया में। जो भी चीज इस दुनिया में देखने को मिलती है उस सब पर मास होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान है तो उस पर चार्ज भी होगा। जिसका द्रव्यमान नहीं है, चार्ज नहीं होगा। इसको बस ऐसे ही समझना होता है। अब बात करते हैं कि आवेश के संदर्भ में पदार्थ कौन से होते हैं, यानी कौन सी चीजें होती है जिनमें चार्ज होता है, नहीं होता है। चार्ज बेटा सब में होता है, किसी में एक्स्ट्रा होता है, किसी में कम होता है। अब जिसमें एक्स्ट्रा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो हेल्प करते हैं कि चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, ज्यादा रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे? चार्ज को आने के लिए कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को आने के लिए करेंगे। कि जैसे विद्युत धारा है, करंट लगाया अपन ने मेटल की रॉड पर, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त है इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे? वो इस इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ के यहां से इस तरफ ले जाएंगे। मतलब मैंने इस कॉर्नर पे पकड़ रखा है रॉड को, और उस कॉर्नर पे मैं बिजली दे रहा हूं, मुझे करंट यहां भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है, जो फ्री बैठे होते हैं वो लेके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। वो फ्री बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो प्रवाहित करवाते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो जो होता है चालक, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जिससे करंट लग सकता है। और जो कुचालक होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस होता है। एब्सेंस का मतलब वो होते ही नहीं, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। जैसे लकड़ी के अंदर करंट कभी नहीं लगता बेटा, कहीं भी लकड़ी पे करंट लगवा दो, हम टच करेंगे नहीं लगेगा हमको। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, मेटल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें डायमंड में, ग्लास में, इसमें नहीं होते, कांच में नहीं होते, प्लास्टिक में नहीं होते, रबर में नहीं होते। समझे इस बात को? कोई ज्यादा भारी भरकम चीज नहीं है, तुम तो ये सब पहले से ही पढ़ के आते हो, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ये तो रिवीजन टाइप का तुम्हारा। फिर होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसका काम दोनों तरीके का होता है। हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सही कहा सौरभ। टेम्परेचर पे कैसे बोले? टेम्परेचर कम होगा तो ये कुचालक की तरह काम करेगा, यानी बिजली प्रवाहित नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये चालक की तरह काम करेगा, जो बिजली प्रवाहित करता है। तो ये तापमान पर डिपेंड करता है। किस पर? तापमान पर। निम्न ताप पर कुचालक की भांति, ताप बढ़ने पर चालक की भांति व्यवहार करता है, क्या बेटा? हाँ, ये होता है सिलिकॉन जर्मेनियम।
मरकरी, मरकरी की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। वो बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह फ्लो करता है। लिक्विड आता मेटल में है, पर सारे लोहे तो सख्त होते हैं, सारा जो धातु है वो तो लगभग सख्त ही होता है, पर मरकरी भी तो एक धातु है। तो वो रूम टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है? वो लिक्विड रहता है, तरल रहता है। रूम टेम्परेचर मतलब जितने पे हम देख रहे हैं खुद को, जैसे 20 से 30 इसके बीच करंट फ्लो होगा, उसके अंदर भी आयंस होते हैं। जो तरल होता है ना उसके अंदर अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस होते हैं। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा, है ना, करंट फ्लो। चार्जिंग के मेथड क्या होते हैं? चार्जिंग मतलब आवेशित करना, यानी कि चीजों में चार्ज पहुंचाना। मेरी बॉडी ज्यादा चार्ज है, तुम्हारी बॉडी कम चार्ज है, तो अगर हमारी बॉडी का एक दूसरे से जैसे टच भी हो जाती है, टच नहीं होते, समीप आ जाते हैं, तो एक स्पार्क निकलता है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी फुल चार्ज थी, मुझे चार्ज ट्रांसफर करना था, तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल नहीं था, तो ये स्पार्क निकलता। तुमने देखा होगा किसी चादर वगैरह में ऐसे हाथ मारोगे ना, तो है ना, वो चीजों में थोड़ा स्पार्क सा देखने को मिलता है, लाइट देखने को मिलती है। चट चट की आवाजें आती है, वो चट चट की आवाजें कुछ नहीं होती, वो स्पार्क होते हैं। कब लगते हैं? जब आवेशित ज्यादा हो जाती है बॉडी, बॉडी ज्यादा आवेशित। और ये उन्हीं चीजों में ज्यादा देखा जाता है, जिसका अपन एग्जाम्पल अभी देख के आए थे, ग्लास रॉड के साथ में, कांच, एरोप्लेन के टायर में। तो इसमें दो तीन तरह से चार्ज फ्लो होता है। जैसे मेरी बॉडी से तुम्हारी बॉडी में चार्ज कैसे जाएगा? ये तीन तरह है। पहला तो घर्षण के थ्रू, बॉडी को रब करवाओ एक दूसरे से, जैसे ग्लास रॉड को हमने रब करवाया, जैसे स्केल को, जैसे कंघी को बालों से रब करवाते हैं, तो इससे चार्ज इधर से उधर जाता है, जिसकी वजह से प्लस माइनस एक जगह हो जाता है, एक जगह प्लस हो गया, एक जगह माइनस, और ये आकर्षण होने शुरू हो जाते हैं। एक होता है घर्षण, जब दो बॉडीज को रब किया जाए यानी रगड़ा जाए, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो छोड़ेगा वो ले लेगा दूसरा वाला, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋणावेशित हो जाती है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेरण, प्रेरण, इंडक्शन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसमें कांटेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, हम किसी चीज को छुएंगे नहीं। जैसे बर्तन होते हैं ना, इंडक्शन के ऊपर रखते हैं, और नीचे उसके होती है कॉपर की कॉइल, तांबे की कॉइल, वो कॉइल घूमी हुई रखी होती है, जैसे स्प्रिंग्स नहीं होते ऐसे घूमी हुई रखी होती है, ऐसे तांबे की कॉइल घूमी हुई रखी होती है, उसके नीचे, प्लेट के नीचे, इंडक्शन की प्लेट के नीचे। तो क्या होगा? बोले वो कॉइल पहले आवेशित हो जाएगी, उस पर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, फिर वो चार्ज उस बर्तन पर ट्रांसफर करेगी बिना किसी कांटेक्ट के, इसलिए जादू जादू सा लगता था। स्केल में तो हम कांटेक्ट में ला रहे हैं, बालों के ला रहे हैं कि नहीं, फिर रगड़ रहे हैं, नहीं, वो चार्ज हो चुकी है। स्केल पर पहले कोई चार्ज नहीं था, स्केल पर पहले कोई चार्ज नहीं था, पर वो चार्ज हो चुकी। कब? जब हमने घर्षण दिया, फ्रिक्शन दिया, रगड़े हम उसको, पेपर से टच किया, तो वो बात अलग हो गई, उसमें तो अब चार्ज आ चुका है, अब वो टच कर सकता है, अब वो खींच सकता है अपनी तरफ। पर उससे पहले चार्ज कैसे मिला? हमारी बॉडी से चार्ज उसको मिला रगड़ने के थ्रू। ऐसे ही इसमें होता है, इसमें रगड़ा नहीं जाता, इसमें कांटेक्ट ही नहीं किया जाता, इसमें दोनों चीजें दूर दूर होती हैं, पर तब भी, जैसे तुमने वो देखा होगा चार्जिंग फोन होते हैं वायरलेस चार्जिंग के थ्रू, वो होती है आजकल, वो डिब्बी से आने लगते हैं, एक टैबलेट जितना गोल सा आएगा, वो चार्ज, वॉच चार्ज करने के लिए, उसको वॉच के ऊपर रख दो तो वो चार्ज होने लग जाती है। ऊपर से वो मैग्नेटिक चार्जिंग आती है ना, मैक्सेफ वाली एप्पल की चार्जिंग, उसमें पावर बैंक लगा देते हैं। तो होता क्या है, एप्पल के बैक पैनल के पीछे जो पीछे वाला कवर होता है, उसके जस्ट पीछे वो कॉइल लगी होती है, किसकी? कॉपर की, बहुत पतली कॉइल होती है, इसलिए फोनों में लगाई जाती है। और कॉपर की कॉइल ही लेती है करंट, ये देती है, लेती है क्या? चार्ज को। चार्ज ज्यादा पहुंचेगा तो वो धीरे धीरे करंट बनाता जाएगा बेटा, इसीलिए वो वायरलेस चार्जिंग होती है, इसी इंडक्शन के थ्रू, और कुछ नहीं होता उसमें भी इंडक्शन फॉलो हो रहा। फिर क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है दो बॉडी को ज्वाइंट कर देना। जैसे एक गोला रखा है लोहे का, एक दूसरा गोला रखा है, एक ज्यादा चार्ज है, दूसरा चार्ज नहीं है, हमने दोनों को रॉड से कनेक्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए, इस पर भी रॉड रख दी और वही रॉड इस पर, अब कनेक्ट हो चुका है, ये रॉड के सहारे चल के इस पर आ जाएंगे चार्ज। यही होता है कंडक्शन, यानी चालक के, चालक द्वारा आवेशन।
जब कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन चालक मतलब जिस पर चार्ज नहीं है या जिस पर चार्ज बैलेंस्ड है, उसको बोलते हैं उदासीन। समझे? न्यूट्रल। तो इससे क्या होगा? बोले वो स्पर्श करेगी एक दूसरे को तो यहां से निकल के चार्ज दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। जब किस पर चार्ज होगा? जिस पर चार्ज होगा। आवेशित बॉडी होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए, ठीक है, वस्तु। तो स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है चार्ज हमेशा। समझ गए इस बात को? ठीक है, इसी को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब ये दो तीनों चीजें पता होनी चाहिए, आगे इन्हीं का ही काम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक डिफरेंस है वो और बताना, तो उसको अपन अगले टर्न पे देख लेंगे, ठीक है।